हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए यानी कि हम फिफ्थ सेट नंबर यानी कि 5 में पहुंच चुके हैं और ये अंतिम सेट है और इसके बाद हम मैथ स्टार्ट करेंगे। तो सिर्फ ये अंतिम सेट बचा हुआ सेट नंबर 5वां जो कि आज से हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो जस्ट नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो मैथ से स्टार्ट करेंगे। तो आइए सेट नंबर 1 की यानी कि सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है यदि कोई ठोस पिंड घर्षण द्वारा ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है तो इसका अर्थ है कि पिंड जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हासिल की, कुछ प्रोटॉनों को खो दिया, कुछ इलेक्ट्रॉनों का अधिग्रहण किया और कम संख्या में प्रोटॉन खो दिया, कुछ आयनों को खो दिया। ध्यान दीजिएगा ये यानी कि सेंस लगाने वाला क्वेश्चन है। कहता है यदि कोई ठोस पिंड घर्षण द्वारा ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है तो इसका अर्थ है कि पिंड इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हासिल की। पहले इसको हम टिक आउट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये कोई चीज, एक पिंड यहाँ एक पिंड यहाँ है, मान लेते हैं इसमें नेगेटिव है तो ये क्या है, आवेशित है। तो बोल रहा है क्या कि घर्षण यानी कि नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेशक। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि घर्षण द्वारा ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यानी कि हासिल करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, गेन करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। अगर न्यूट्रॉन यानी कि रहता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो ये सेंस लगाने वाला क्वेश्चन था, आराम से इसको कर सकते थे। यदि कोई ठोस पिंड घर्षण द्वारा ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन की यानी कि अधिकता को हासिल करेगा। आइए दूसरा नंबर बात करते हैं। एक धातु के गोले को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया तो बल की रेखाएं चित्र में दिखाए गए पथों का अनुसरण करती है। चित्र ये 1 या फिर 2 ये या फिर 3 ये या फिर ये वाला 4। कहता क्या एक धातु के गोले को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो बल की रेखाएं चित्र में दिखाए गए पथों का अनुसरण करती है। तो क्या फिगर, ये ध्यान दीजिएगा 1 दिया गया, 1 2 3 4। तो आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा, ये मुड़ जाएगा, यहाँ आने के बाद ये मुड़ जाएगा फिर ऐसे निकलेगा। 3 नंबर, एक बिंदु आवेश Q को भुजा L के घन के मध्य बिंदु पर रखा गया है। घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है ए नंबर Q बाय एप्सिलॉन 0, बी नंबर Q बाय 6 L स्क्वायर एप्सिलॉन 0, सी नंबर है 6 Q L स्क्वायर बाय एप्सिलॉन 0, डी नंबर है 0। ध्यान दीजिएगा, कहता है किसी बिंदु आवेश Q को भुजा L के घन के मध्य बिंदु पर रखा गया है। घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, तो विद्युत फ्लक्स का मान होगा Q बाय एप्सिलॉन 0 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर कहता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। ए नंबर है प्लेट का क्षेत्र इस पर, या फिर बी नंबर है प्लेटों की धातु, या फिर है प्लेटों के बीच का माध्यम, या फिर प्लेटों के बीच की दूरी। क्या प्लेटों का क्षेत्र एरिया बता रहा, प्लेटों के एरिया पर यानी कि निर्भर करता है, नहीं करता, या फिर प्लेटों की धातु पर निर्भर नहीं करता, या फिर प्लेटों के बीच का जो माध्यम है उस पर निर्भर नहीं करता, या फिर प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन फिर से एक बार, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है किस पर, प्लेटों की धातु पर, यानी कि ऑप्शन बी नंबर इसका सही होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। फिर निम्नलिखित में से कौन सा समविभव पृष्ठ का गुण नहीं है, वे एक दूसरे को पार नहीं करते हैं। बी नंबर, उन पर दूरी के साथ क्षमता के परिवर्तन की दर 0 है। सी नंबर, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए वे संकेंद्रित गोले होते हैं। डी नंबर, वे काल्पनिक क्षेत्र हो सकते हैं। क्वेश्चंस क्या कहता, 5 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा समविभव पृष्ठ का गुण नहीं है, वे एक दूसरे को पार नहीं करते हैं, उन पर दूरी के साथ क्षमता के परिवर्तन की दर 0 है। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए वे संकेंद्रित गोले होते हैं, वे काल्पनिक क्षेत्र हो सकते हैं। तो आंसर होगा सी नंबर, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए वे संकेंद्रित गोले होते हैं। 6 नंबर की बात करते हैं। 3 आवेश प्लस Q चार्ज और प्लस Q और Q एक सरल रेखा में है, यानी कि समान दूरी पर रखे गए हैं। Q पर कुल बल को शून्य करने के लिए Q का
मान होगा। ए नंबर +3q, बी है +2q, सी है -3q, डी है -4q। तो ये 6 नंबर का जो आंसर सही होगा उसको टिक आउट करना। क्या कहता है, 3 आवेश +3q +q और q एक सरल रेखा में समान दूरी पर रखे गए हैं। q पर कुल बल को शून्य करने के लिए q का मान होगा +3q +2q -3q -4q। तो आंसर होगा +3q। 7 नंबर की बात करते हैं। यदि कुचालक के गोले को आवेश दिया जाता है तो यह वितरित होता है सतह पर या सतह के अंदर, केवल सतह के अंदर, या फिर डी नंबर नन ऑफ दीज। क्या कहता है, यदि कुचालक के गोले को आवेश दिया जाता है तो यह वितरित होता है सतह पर या फिर सतह के अंदर या फिर केवल सतह के अंदर या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका जो होगा ए नंबर होगा, यह सतह पर यानी कि वितरित होता है। 8वां नंबर बात करते हैं। धातु का परावैद्युत स्थिरांक है। ए नंबर कहता है 0, बी नंबर कहता है 1, सी नंबर कहता है इन्फिनाइट और डी नंबर कहता है -1। किसका, तो धातु का परावैद्युत स्थिरांक। ध्यान दीजिएगा, धातु का परावैद्युत स्थिरांक है ए नंबर 0, बी नंबर है 1, सी नंबर है इन्फिनाइट यानी कि क्या कहते हैं डी नंबर है -1। धातु का परावैद्युत स्थिरांक मान जो होगा सी नंबर होगा इन्फिनाइट। क्या होगा, इन्फिनाइट। धातु का परावैद्युत स्थिरांक का मान क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 8 नंबर कंप्लीट हो चुका है। तो 9वां नंबर क्या कहता है, 9वां कहता है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा का ऐसा मात्रक चुने। क्या बोलता है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा का ऐसा मात्रक चुने। तो ऑप्शन दिया गया है जूल, कूलम, न्यूटन बटे कूलम और डी नंबर में है अर्ग। क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का ऐसा मात्रक चुने यानी कि जूल, कूलम, न्यूटन बटे कूलम, डी नंबर में अर्ग। तो ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा जहां भी दिखे आपको तो आराम से यानी कि ऊर्जा का ऐसे मात्रक जो होता है जूल, तो उसमें मार देना आपको, यानी कि 9 का ए नंबर होगा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। देखिए ऑप्शन में भी अर्ग दिया गया लेकिन मारना है आपको जूल। तो 1 जूल के बराबर कितना अर्ग होता है, तो 10⁷ अर्ग। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर 10 नंबर की, यदि कोई धनावेश निम्न से उच्च विभव क्षेत्र की ओर अग्रसारित हो तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, समान रहेगी या फिर घटेगी या बढ़ेगी। यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि कोई धनावेश निम्न से उच्च विभव क्षेत्र की ओर अग्रसारित हो तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान होगा, घटेगा या बढ़ेगा या समान रहेगा या घटेगा बढ़ेगा, दोनों होगा। तो आंसर जो होगा बी नंबर होगा, यानी कि बढ़ेगा। 10 का आंसर जो होगा बी नंबर होगा, यानी कि यदि कोई धनावेश निम्न से उच्च विभव क्षेत्र की ओर यानी कि अग्रसारित हो तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। फिर 11, यह वायु में 2 आवेशों के बीच कितना है, तो 4 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। यदि उनके बीच का स्थान पूरी तरह से यानी कि कांच से भरा है तो नया बल होगा। क्या बोलता है, कहता है वायु में 2 आवेश के बीच 4 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। यदि उनके बीच का समान यानी कि बीच का स्थान पूरी तरह से कांच से भरा है तो नया बल होगा, कितना होगा, 0.5 न्यूटन इसका बल होगा, नया बल। फिर 12 नंबर की बात करते हैं। एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। ए नंबर है एक समान और मजबूत, बी नंबर है असमान और मजबूत, सी नंबर है एक समान और कमजोर, डी नंबर है असमान और कमजोर। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इस क्वेश्चन में एक दो ही ऑप्शन है, उसी को यानी कि ऑपोजिट करके दिया गया है। कहता है क्या कि एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो उसका आंसर होगा एक समान और मजबूत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ना कि असमान और मजबूत, ना कि एक समान और कमजोर, ना डी नंबर एक समान और असमान और कमजोर। तो इसका आंसर होगा एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और मजबूत है। एक गॉस बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 टेस्ला के बराबर, 10⁴ टेस्ला के बराबर,
या फिर 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर, या फिर 10 टेस्ला के बराबर। एक गॉस जो होता है किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर। फिर आता है 14 नंबर, ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर क्रमशः नमन कौन है, कितना, 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री। बी नंबर है 0 डिग्री 90 डिग्री, और सी नंबर है 45 डिग्री 90 डिग्री, और डी नंबर है 90 डिग्री 0 डिग्री। क्या, ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर क्रमशः नमन कौन है, क्या, 30 डिग्री 60, 0 90, 45 19 और 90 0। तो आंसर होगा डी नंबर, यानी कि 90 डिग्री 0 डिग्री। आइए 15 की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर वोल्टेज की आपूर्ति से जुड़ा होता है, कुछ सेकंड के बाद करंट को अपना स्थिर मान मिल जाता है, तो इसकी प्रारंभिक धारा होगी, क्या होगी, स्थिर धारा के बराबर होगी, या फिर स्थिर धारा से थोड़ा अधिक, या फिर सी नंबर में स्थिर धारा से थोड़ा कम, या फिर डी नंबर में 0 होगा, 0 होगा। तो यानी कि 15 का जो आंसर होगा बी नंबर होगा, यानी कि स्थिर धारा से थोड़ा अधिक होगा। 16 की बात करते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा समान है, या फिर प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से वोल्टेज समान है। सी नंबर का था प्रत्येक के प्रतिरोध के माध्यम से ना तो विद्युत धारा और ना ही वोल्टेज समान है। डी नंबर का था प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से वर्तमान और वोल्टेज दोनों समान है। क्या बोलता है, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध किस क्रम में, तो श्रेणी संयोजन में है, इस तरह का श्रेणी संयोजन में है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा क्या होगी, समान होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये 17 की बात करते हैं, एन सेल के समानांतर संयोजन में हम प्राप्त करते हैं क्या, अधिक वोल्टेज या फिर अधिक विद्युत धारा, या फिर कम वोल्टेज या कम विद्युत धारा। 17 क्या कहता है, एन सेल के समांतर संयोजन में हम प्राप्त करते हैं अधिक वोल्टेज या फिर अधिक विद्युत धारा, या कम वोल्टेज या कम विद्युत धारा। तो आंसर होगा सी नंबर, यानी कि इस एन सेल के समानांतर संयोजन में हम क्या करते हैं, अधिक विद्युत धारा प्राप्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी नंबर इसका सही आंसर होगा। 18 की बात करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज यानी कि व्हीटस्टोन सेतु में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होगा, क्या होगा, पूर्व दिशा में परिवर्तन, या फिर परिवर्तन नहीं होगा, या विपरीत दिशा में परिवर्तन होगा, या फिर कम विद्युत धारा होगा। क्या कहता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण का यानी कि जो होगा परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का 18। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है कौन सा यूनिट से, कौन सा चैप्टर से, तो ये जो क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 2 का है। और व्हीटस्टोन सेतु जो है, या फिर कह सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपका इस पर डेरिवेशन भी आता है, इसका डेराइव करने के बाद इक्वेशन प्राप्त होता है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं आराम से। जो लेकिन 80 नंबर का जो आंसर होगा वो बी नंबर का परिवर्तन नहीं होगा। अब आइए यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19, तांबे के पतले तार की तुलना में तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध है, क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन शायद एक बार फिर से हो चुका है, यानी कि तांबे के पतले तार की तुलना में तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि वही रहेगा, सी नंबर। फिर मिश्र धातु मैग्नीन की प्रतिरोधकता है, ए नंबर तापमान से लगभग स्वतंत्र। फिर बी नंबर तापमान में वृद्धि के साथ तेजी से बढ़ता है, सी नंबर तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, और डी नंबर तापमान में कमी के साथ तेजी से बढ़ता है। तो यानी कि मिश्र धातु मैग्नीन की प्रतिरोधकता जो है तापमान में कमी के साथ तेजी से बढ़ता है, ना कि घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर 21, एक विद्युत धारा ले जाने वाला लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इस पर लगने वाला आघूर्ण बल निर्भर नहीं करता, किस पर, लूप के क्षेत्र पर, या फिर विद्युत धारा का मान पर, या फिर चुंबकीय क्षेत्र पर, या फिर डी यानी कि इनमें से किसी पर नहीं। बोलता क्या, एक विद्युत धारा ले जाने वाला लूप, मान लेते हैं ये लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में,
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इस पर लगने वाला आघूर्ण बल निर्भर नहीं करता किस पर? ए नंबर लूप के क्षेत्र पर, बी नंबर है विद्युत धारा का मान पर, सी नंबर है चुंबकीय क्षेत्र पर, और डी नंबर है नन, यानी कि आंसर जो इसका होगा डी नंबर होगा, क्योंकि ये तीनों में से किसी पर निर्भर नहीं करता है। एक आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में कोई बल नहीं लगेगा जब चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के बीच का कोण क्या होगा? पाई होगा 3π/4, π/2, डी बराबर π/4। ध्यान दीजिएगा, एक आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में कोई बल नहीं लगेगा जब चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के बीच का कोण क्या होना चाहिए? पाई होना चाहिए, या फिर 3π/4, या फिर π/2, या फिर π/4। ध्यान दीजिएगा, पाई बराबर 180। तो आंसर होगा ए नंबर, यानी कि 180 डिग्री। यानी कि एक आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में कोई बल नहीं लगेगा जब चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के बीच का कोण 180 डिग्री, यानी कि पाई। 22 का आंसर जो होगा ए नंबर होगा पाई। 23 की बात करते हैं, क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती है? हाँ या फिर नहीं, या कभी कभी इनमें, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या बोलता है कि क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा लूप बनाती है? हाँ या फिर नहीं, या फिर कभी कभी, या फिर नन। तो आंसर होगा ए नंबर, हाँ लूप बनाती है। 24 बात करते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल LdI/dt निम्नलिखित में से किसके समान है? बल के समान है, कार्य के समान है, शक्ति के समान है, या आवेग के समान है? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ये बल के समान है। 25 त्रिज्या r का एक वृत्ताकार लूप जिसमें धारा I प्रवाहित होती है तो XY तल में स्थित है, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है और XY के माध्यम से कुल चुंबकीय फ्लक्स है। तो ऑप्शन दिया गया है I के सीधे समानुपातिक, बी नंबर है R के सीधे अनुपातिक, सी नंबर है R² के सीधे अनुपातिक, और डी है 0। तो आंसर होगा 25 का डी नंबर इज करेक्ट आंसर होगा 25, यानी कि 25 नंबर का। 26 की बात करें, एक कुंडली को नीचे की ओर निर्देशित चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है और 0.1 सेकंड में 0 से 18 यानी कि t तक बढ़ रहा है, यानी कि t मतलब समय। कुंडली का क्षेत्रफल 2m² और प्रतिरोध 5 ओम है, तो प्रति धारा होगी क्या होगी? 7.2 एम्पियर दक्षिणावर्ता, या फिर 72 एम्पियर दक्षिणावर्ता, या फिर सी नंबर है 72 एम्पियर यानी कि वामावर्ता, या फिर कोई धारा प्रेरित नहीं होगी। तो 26 नंबर का आंसर होगा 72 एम्पियर दक्षिणावर्ता में। उसके बाद है 27, एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा एन निश्चित संख्या की परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। एल जो है बढ़ता है क्या? एल और ए की वृद्धि पर, या फिर एल घटने पर तथा ए के बढ़ने पर, या फिर एल के बढ़ने पर और ए के घटने पर, या फिर दोनों के बढ़ने पर। तो आंसर होगा ए नंबर, यानी कि एल और ए की वृद्धि पर। ध्यान दीजिएगा, जो फिजिक्स है आज क्लियर यानी कि कंप्लीट कर दिए, सेट 5 कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट क्लास से जो होगा वो अब हम यानी कि आपका मैथ आएगा, और मैथ जो होगा आपका वो इंग्लिश वर्जन में, यानी कि इंग्लिश, ये आपका जो हिंदी वर्जन है ये नहीं रहेगा, मैथ जो होगा इंग्लिश वर्जन में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो मिलेगा वो आपका मैथ आएगा, वो अभी इंग्लिश वर्जन में। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।